हेलो एवरीवन। तो चलिए आज टेस्ट नंबर 38 का सॉल्व करेंगे। कल मैंने 36 का सॉल्व कराया था, उसमें क्या क्या था। 37 इसलिए मिस कर रहा हूँ क्योंकि 37 का पार्ट जो है सी सेट का है, उसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। ये देखिए, जो 37 का पार्ट है ना, वो पूरा सी सेट पे डिपेंड था। सी सेट जिसमें डी आई प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, पहेली ये सब था और हिंदी का था। इस कारण मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। अब आज का जो टॉपिक है वो होगा टेस्ट नंबर 38 में, जिसमें हम भारत के संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा और छत्तीसगढ़ के जितने प्रशासनिक ढांचा, कला, संस्कृति, जनजाति, उससे ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें भाग 22 1 से लेकर 22 तक का पूरा इसमें क्वेश्चन बना हुआ है और इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के विधायक जितने जो भी आप उस क्वेश्चन में आप देख लेंगे। उसके बाद 39 का भी बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है 39 से संपूर्ण। अब आपको यहाँ तक सिर्फ टॉपिक मिलता था, ठीक है। अब आपको मिलेगा ये पूरा संपूर्ण अध्ययन और सी सेट जीएस का पार्ट। अब जितना भी टेस्ट होगा वो संपूर्ण मिक्स रहेगा। अभी तो सिर्फ टॉपिक वाइज था। तो चलिए सबसे पहले आज हम 38 का सॉल्व करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें हमको देखने को मिला है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसका पीडीएफ आपको इसके ऑफिशियली ग्रुप में जो है मैं दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों पे दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्टली जो है सॉल्व करते जाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है कि संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यादेश जारी करने के संबंध में हमको सही कथन को बताना है कि जो जितने भी संघ राज्य जो यूनियन टेरिटरी होते हैं ना, उसमें जो है अध्यादेश जारी करने के संबंध को बताना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि अनुच्छेद 239 खा राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। सेकंड, जो प्रशासक राष्ट्रपति के निर्देश पर ही अध्यादेश जारी करेगा। राष्ट्रपति के निर्देशन पर प्रशासक किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। चौथा, विधानमंडल के निलंबन की स्थिति में अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, सभी सत्य है। संघ राज्य क्षेत्र में अध्यादेश जारी करने के संबंध में जो है ये पूरा पॉइंट जो है सभी सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पॉइंट को यहाँ पे देखना है, हमको साफ साफ लिखा है कि ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं वो पढ़ लेते हैं पहले पॉइंट से। अनुच्छेद 248 का संबंध अवशिष्ट शक्तियों से है, बिल्कुल सत्य ही है। और सभी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, ना कि राज्यों के पास, बिल्कुल सत्य है कि सभी शक्तियां संसद के पास में होती है, ना कि राज्यों के पास में, ये भी सत्य है। अवशिष्ट शक्तियों के प्रधान के कारण ही जब पहली बार सेवा कर अस्तित्व में आया तो वह पूरी तरह से केंद्र को मिला, ना कि राज्यों को, बिल्कुल सत्य ही है। वन्य जीव जंतु और पक्षियों का संरक्षण अवशिष्ट सूची का विषय है, नहीं, ये गलत है। तो हमको सत्य नहीं को बताना था, तो ये डी जो है गलत है। तो इसका अगर सत्य नहीं में यही आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंधित में हमको विचार करना है कि क्या है 356 अनुच्छेद क्या बताता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बताना है सत्य कथन में हमको यहाँ पे, और इसको पढ़ने के बाद में आप यहाँ पे पढ़ा कीजिए कि क्या चीज को पूछा है, सत्य कथन को या असत्य कथन को। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, बिल्कुल सही। इस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। इस उद्घोषणा के साथ में बिल्कुल जो है, इस उद्घोषणा के साथ राज्य का विधानसभा भंग किया जा सकता है। इस घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदित किया जाना बिल्कुल जरूरी है। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी जो है सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर फिर से हमको जो है स्टेटमेंट को फिर विचार करना है, पूछा है। तो हमको फिर से यहाँ पे हमको क्या बताना है, हमको सत्य कथन को बताना है। सीधा पॉइंट पढ़ के यहाँ पे बताना है कि हमको क्या सही है क्या गलत को बताना है। चौथा, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रमुख प्रधानमंत्री, गलत भाई। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रमुख प्रधानमंत्री थोड़ी होता है, गलत है ये। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो होता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, बिल्कुल सही है ये। तीसरा भी, राष्ट्रपति जो है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को अपनी इच्छा से कोई पद नाम निर्दिष्ट कर सकता है, बिल्कुल सत्य है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सत्य है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसमें फर्स्ट को छोड़ के सही है। फोर्थ का सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन है। जो विदेशी आते हैं उसको जो प्रदत्त मूल अधिकार दिए जाते हैं वो कौन से। अभी जस्ट 39 में भी ये क्वेश्चन दिया गया था कि विदेशियों जो अमेरिकी निवासी हैं उसको क्या क्या अधिकार दिया गया है हमारे भारतीय संविधान द्वारा। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया। तो पांचवा का सी इज करेक्ट। अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 27, 28 तक पूरा जो है अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
छठवां देख लेते हैं कि भारत की संसद किसी, हमको फिर से यहाँ बताना है, सही कथन को बताना है ना, कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बिल्कुल ये डाल सकती है। भारत की संसद, भाई संसद का आपको पता नहीं चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो मिलकर बनता है, तो किसी भी कानून विशेष को भारत के संविधान के 9वीं सूची में डाल सकता है। सही है। 9वीं अनुसूची में सूची बोल रहा था, अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का प्रशिक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उस पर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। ये गलत पॉइंट है, तो हमको सिर्फ सत्य पॉइंट को बताना था, तो ऑप्शन छठवा का ए इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे छठवा का क्या होगा, ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सातवां का, कि निम्नलिखित में से कौन से कथन, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि कौन से कथन सत्य है। सातवां का, ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं कि राज्य विधानमंडल जो है समवर्ती सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। बिल्कुल सत्य, राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषय में कानून बना सकती है, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट सही है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता, क्योंकि अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(2) में ऐसा करने पर रोक लगाई गई है। तो सातवां का सी इज करेक्ट, बिल्कुल दोनों जो है सत्य है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र के बारे में हमको बताना है कि क्या होता है। तो आठवां का देख लेते हैं कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भाई लोकसभा के निर्वाचन की बात करी है ना, तो भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा कैसे होगा, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। सेकंड, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, नहीं, ये भी गलत है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो दाखिल किया जाता है, बिल्कुल भारत का वो नागरिक होना चाहिए और जिसका नाम जो है किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए, वो दाखिल कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसका, आठवें का, ठीक है। लास्ट क्या है, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नौवां, यहां पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, ठीक है। नौवां का देख लेते हैं, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, बिल्कुल सही है, उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं अगर भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद की स्थिति में, ठीक है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, नहीं, इसका कोई वो नहीं है, चुनाव से संबंधित नहीं जाया जाता, ठीक है। भारत सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद हो तो, नहीं, ये भी गलत है। भाई भारत और किसी संघ क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है इसका। दो या अधिक राज्यों के बीच जब विवाद होता है ना, तब जो है उच्चतम न्यायालय के बीच में हो सकता है। तो नौवां का सी इज करेक्ट, फर्स्ट और फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है। अनुच्छेद 1 में उल्लेखित भारत और संघ शब्द से, ये फर्स्ट पॉइंट है, जब भी हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो उसमें ये पॉइंट पहले ही लिखा रहता है, संघ, भारत और संघ शब्द से क्या आशय है, इसको बार बार लिखा जाता है। तो 10वां का करेक्ट आंसर, इसका मतलब क्या है, देश का नाम और राज पद्धति का प्रकार, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 11वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, ठीक है, और क्या है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नहीं, देखो, संघ वित्त आयोग की सिफारिश को कर सकता है, ठीक है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं, गलत है। नियंत्रक महालेखा प्रशिक्षकों के प्रतिवेदन को ये भी कर सकता है, थर्ड पॉइंट भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग के प्रतिवेदन को भी कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 11 का सी इज क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव के प्रकरण के लिए सही, देखिए ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से क्वेश्चन बहुत ज्यादा सीजीपीएससी जो है देता है, ठीक है। तो देखते हैं कि चलिए इसमें क्या क्वेश्चन बोला है। पदस्थ राष्ट्रपति पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। 12 का बताना है हमको कि राष्ट्रपति के चुनाव के प्रकरण के लिए सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो पदस्थ, भाई जब तक पदस्थ राष्ट्रपति पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना चाहिए, सही है। ये हमको सही नहीं को बताना है कि कौन सा गलत है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए पद पर बने रहता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति तक पर वो अपने पद पे बने रहता है, जब तक राष्ट्रपति का नया चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। लास्ट, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं, ये गलत है।
राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव को कभी स्थगित नहीं किया जाता। ठीक है, तो 12 का डी जो है गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है और कौन सत्य कथन को बताना है। ठीक है, पहला, मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद है, गलत है। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, ये ठीक है। मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड किस में है? 13 का बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। और ये कौन से उसमें किया था जो अपने पॉकेट वीटो का पावर का यूज किया था इसने? एकमात्र मामले में। तो 14 का मैं सीधा आंसर बताऊंगा, भारत डाकघर संशोधन विधेयक पर इन्होंने जो है वो अपने पॉकेट वीटो का पावर, देखिए अपनी पॉकेट वीटो पावर का यूज किया था, शक्ति का। ठीक है, तो 14 का सी इज करेक्ट आंसर। वित्त आयोग के संदर्भ में बताते जाता हूँ। चलो मैं आपसे, ये क्या है, बहुत ज्यादा लंबा होते जाएगा वीडियो, तो उससे अच्छा है कि मैं क्वेश्चन पढ़ते जाता हूँ और डायरेक्टली उसका आंसर बताते जाता हूँ। ठीक है, वित्त आयोग के संदर्भ पे हमको विचार करना है और हमको बताना है, असत्य कथन को बताना है। तो 15 का बी इज करेक्ट आंसर। वित्त आयोग एक पूर्ण स्वतः न्यायिक संस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसद के एक बार अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन आता है। 2 साल नहीं, 18 माह नहीं, 10 माह नहीं, ये 1 साल तक रहता है। जैसे इंदिरा गांधी के समय जो है इमरजेंसी लगाया हुआ था, तो उसका काल जो हो प्रधानमंत्री का 1 साल बढ़ा था। ठीक है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये किससे संबंधित है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, ये आर्टिकल 249। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो 18 का सी इज करेक्ट। 92 संविधान संशोधन के तहत जो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई थी, तो ये याद रखना है 92 संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित किसके लिए किए जाते हैं? तो 19 का करेक्ट आंसर इज ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों की संरक्षण के लिए। 5वीं और 6वीं अनुसूची को याद रखना है, ये अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है वो एसटी के हितों की संरक्षण के लिए बनाया गया है उपबंध। निम्नलिखित में से सत्य कथन को बताना है हमको, इसमें कौन सा सत्य है वो बता देता हूँ। 20 का सी इज करेक्ट, दोनों सत्य है। यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करते हैं कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकेगी, ठीक है, राज्यों की सहमति से या उसके अनुरोध से बनाया गया कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जो जिनके विधानमंडल में संसद को कानून बनाने के लिए निवेदन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दोनों सत्य है। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकता है? बहुत ही इजी और अच्छा। कैसे करेगा? अगर भारतीय संसद किसी भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कैसे करेगा? सामान्य बहुमत के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 21 का ए इज करेक्ट है। अगर आप जो है ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो उड़ान अकेडमी के टेस्ट से आप दे सकते हैं, उसमें ये अवेलेबल है। बहुत ही जल्दी इसका बुक भी पब्लिश होने वाला है, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन का मिलेगा, पूरा क्वेश्चन पेपर सेट मिलेगा, उसमें से आप जो है उसमें से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके नियरेस्ट बुक स्टोर में ये बहुत जल्दी मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं 22वां, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। हमको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 22वां का देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 39A जो है बताता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बताता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन को बताता है, बिल्कुल सही है। 44 जो है समान नागरिकता संहिता को बताता है, संहिता को बताता है। और 48 जो है क्या है? 22वां का डी गलत है। 48 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण को बताते हैं, ये गलत है। ठीक है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? 23वां का बी, भाई भारतीय जनता का नेतृत्व करता है, पीपल ऑफ इंडिया का। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने समय का अंतराल होता है? भाई जब संसद में जो सत्र लगते हैं, अगर 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 महीना का ही अंतर होता है। 25वां देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के, हमको बताना क्या है? सत्य कथन को बताना है। तो 25 का सी देख लेते हैं, दोनों सत्य बोले कि राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं।
उपराष्ट्रपति, भाई उपराष्ट्रपति का कोई पोस्ट नहीं होता, ये राज्यसभा के ही पदेन अध्यक्ष होते हैं और संसद का सदस्य नहीं होता। ये याद रखना, सिर्फ राज्यसभा का ये सभापति बनते हैं, संसद के सदस्य नहीं हैं। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं, को साधारण मत देने का अधिकार नहीं होता, सिर्फ इसको जो है राज्यसभा को संबोधित करने का अधिकार होता है, बाकी संसद के सदस्य नहीं होते हैं ये, न साधारण मत देने का भी अधिकार नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो 26 का देख लेते हैं, सी इज करेक्ट है। जो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच जो विवाद हुआ था उसमें। 27 का देख लेते कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था भारत संविधान सभा का गठन। तो ए इज करेक्ट। 28 का देख लेते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान में जो संशोधन संबंधित है, भारतीय संविधान में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए कि जो संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था भारत द्वारा राज्य क्षेत्रों का अधिकरण ग्रहण और कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश में स्थानांतरित करना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान की 10वीं अनुसूची क्या बताता है? तो 29 का बी इज करेक्ट। ये दल बदल के आधार पर, भाई 10वीं सूची को तो याद रखना, ये दल बदल कानून को बताता है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध के प्रावधान को बताता है। 30वां देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? 30 का करेक्ट आंसर इज बी, भूमि और भवन जो है राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। भारत का मूल संविधान द्वारा हस्तलिखित किया गया है। भारत का मूल संविधान जो है 31 का सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया है मूल संविधान को, याद रखना है इसको भी। 32वां देख लेते हैं, हमको कथन को पढ़ना है कि भारत में राज्यों द्वारा उधार लेने के संबंध में हमको सत्य कथन को बताना है। तो 32 का सी इज करेक्ट। दोनों सत्य है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर राज्य की संचित निधि की जमानत पर ऐसी सीमाओं के भीतर उधार ले सकता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा निर्धारित की गई है। कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई भी ऋण नहीं ले सकता। यदि ऋण का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है तो भारत सरकार द्वारा राज्य को दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण की प्रक्रिया के संदर्भ में हमको बताना है कि सत्य कौन सा है। 35 का करेक्ट आंसर इज डी, दोनों सत्य नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 क्या बताता है? हमको बताना है सही को। ठीक है, तो 34 का सही आंसर होगा सी। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति आदेश द्वारा उन विषयों की जांच और चर्चा के लिए एक अंतर राज्यीय परिषद की स्थापना करते हैं जिनमें कुछ या सभी राज्य संघ या एक अधिक राज्यों को साझा हित शामिल है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में संसद में पेश किए गए किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। एक तरफ राज्यों से संबंधित विवाद या दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये भी सत्य है। तो ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये सत्य है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पॉइंट्स अब हमको बताना है धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। 35 का करेक्ट आंसर होगा। हमको यहाँ पे बताने हैं, सबसे पहले मैं कौन कौन से सही है धन विधेयक के बारे में वो बता देता हूँ। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, गलत। ये किसी भी सदन में जो है प्रस्तावित नहीं किया जाता, ये तो गलत है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने की अंतिम अधिकारी है कि कोई बिल विधेयक है या नहीं, ये सही है पॉइंट। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारक भेजा जाना आवश्यक होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, ये भी सत्य। तो हमको इस सही नहीं को बताना था, तो सही नहीं सिर्फ ये है, हम इसको किसी भी सदन में नहीं ला सकते। 36 हमको पॉइंट बताना है। कथन दिया हुआ है कि भारत संघ नहीं है, कारण किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उनकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा डी। कथन ए जो है गलत है, किंतु कारण सही है। भाई भारत संघ नहीं है, ये गलत है। किसी भी राज्य सीमा में परिवर्तित जो है संघीय संसद को अधिकार होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देख लेते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है? 37 का करेक्ट आंसर इज सी,
संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन के द्वारा जो है पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है और अन्य पिछड़े अनुसूचित जनजाति ST SC हेतु आरक्षण की सुविधा? देखिए बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ में आरक्षण का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ये पॉइंट हमको याद रखना ही है कि किस शिक्षण संस्थानों में चाहे कोई भी चीज हो जो आरक्षण का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद के तहत में दिया जाता है। तो 38 का करेक्ट आंसर इज बी, अनुच्छेद 8। आपको आर्टिकल कौन से आर्टिकल याद रखना है 15 को, 15(5) में ये पूरा बताया गया है अनुसूचित, ये शिक्षण संस्थान के लिए बोलेगा तो ये है आर्टिकल 15(5). अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो 39 का ए, भारत का राष्ट्रपति जो है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वेरी इजी है ये क्वेश्चन। 40 का बी इज करेक्ट। अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि कोई भी एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार जो है वो दंडित नहीं किया जा सकता। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में हमको बताना है कि कौन से अनुच्छेद के तहत होता है। तो 41 का सी इज करेक्ट। 155 में जो है किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति का जो दिया गया संविधान का अनुच्छेद 155 में। नेक्स्ट देख लेते हैं 42 का करेक्ट आंसर इज सी, तीनों सत्य है। भारत में 25 उच्च न्यायालय याद रखना है। भारत में कितने उच्च न्यायालय पूछेगा तो 25 उच्च न्यायालय है। पंजाब हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का ही एक सामूहिक उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 43 का। हमको कथन को बताना है और सही को बताना है, तो इसका मैं सही आंसर कौन सा है वो बता देता हूँ। 43 का सही आंसर है डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पे फिर से कथन दिया गया है 44 का, कथन पढ़ लेते हैं अभिकरण को। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, नहीं, राज्यसभा का विघटन होता ही नहीं है, ठीक है। कारण उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही है कि रिटायरमेंट हो जाते हैं, नहीं, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में रिटायरमेंट नहीं होते, गलत है। देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। इसका आपका अभिकरण तो बिल्कुल सत्य है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। तो 44 का, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो राज्यसभा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया कि राज्यसभा जो है का विघटन नहीं होता, ये तो बिल्कुल सत्य है। और क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके जो 1/3 सदस्य हैं हर दूसरे साल में रिटायरमेंट होते हैं, बिल्कुल सही है ये। तो ऑप्शन ए सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, बट आर जो है मतलब कारक जो है अभिकरण की व्याख्या करता है, ठीक है। तो बिल्कुल ए इज करेक्ट है, दोनों सही दिया गया है। अब बताना है 45वां में कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए और हमको सही को बताना है। 45 कि वह राष्ट्रपति के, देखो लोकसभा के अध्यक्ष की बात हो रहा है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है, गलत है, ये गलत है। यह आवश्यक नहीं कि अपने नियुक्ति के समय वह सदन के सदस्य हो, परंतु उसे नियुक्त करने के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य, ये भी गलत है, सदस्य हो जाना गलत। तो 45 का जो होगा सही आंसर बी होगा। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देख लेते हैं 46 का। अब इसको हमको सही बताना है, 46 में सही को बताना है, ठीक है। 46 का करेक्ट आंसर होगा डी, तीनों सत्य है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। लोकसभा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है 61। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में हमको कथनों पर विचार करना है। 47 का, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। 47 का करेक्ट आंसर डी, ना तो एक सही है ना तो दो, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। 48 देख लेते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो 48 का करेक्ट आंसर इज बी। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इन पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अभिलेख न्यायालय के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 49 देख लेते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। 49 बी,
तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 50 देख लेते हैं, 50वां क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों के संदर्भ में हमको असत्य कथन को बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन से कार्य जो असत्य हैं। तो 50 का डी, इनमें से कोई कथन। सिविल और आपराधिक मामलों में अपील की सुनवाई अंतिम सुनवाई करना है, ठीक है। संविधान की अंतिम व्याख्या करना है, नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा करना है, जो कि सभी सत्य है, इनमें से कोई भी जो है गलत नहीं है। अब यहाँ से आता है छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन, देख लेते हैं, बहुत अच्छा है। इसमें छत्तीसगढ़ के संस्कृति से पूरे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखते हैं कि ठीक है, राज्य में किस वर्ष में पुत्र पुत्री का विवाह किया जाता है। तो देखिए अब यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इंटरेस्टिंग पार्ट भी आता है छत्तीसगढ़ के कि हम जब पुत्र पुत्री का विवाह किस समय कराया जाता है, उस समय क्या चलते रहता है। तो उस समय अक्ति का टाइम चालू होता है जिसमें पुत्र पुत्री का विवाह होता है। तो राज्य में किस पर्व में पूछे, तो पुत्र पुत्री का विवाह जो है बैसाख का समय चलता है, अप्रैल मई, शुक्ल पक्ष के तृतीया, अक्षय तृतीया बोलते हैं इसको। देखो इसको क्या बोलते हैं, एक तो अक्षय तृतीया बोलते हैं या इसी को ही हम अक्ति का त्योहार बोलते हैं, ठीक है। तो पुत्र पुत्री का विवाह जो है अक्षय तृतीया भी दे सकता है या अक्ति भी दे सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के त्योहार पर्व से बहुत क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, पोला का त्योहार कब होता है, हरेली त्योहार कब होता है, मातर का त्योहार कब होता है, गोचा पर्व कब होता है। देखिए कंफ्यूजन होता है, मातर का त्योहार तो किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब बाकी में अगर नहीं याद होता तो ये कर सकते हो। मातर का त्योहार कब मनाते हैं, हर गांव में दिवाली के दूसरे दिन जब गांव में जो मातर का त्योहार मनाया जाता है जिसमें कुमड़ा ढुलाऊ बोलते हैं, तो क्या उस समय क्या चलता है, उस समय कार्तिक का महीना चलते रहता है, ठीक है। तो उस समय क्या चलता रहता है, कार्तिक का समय चल रहा होता है। तो थर्ड का एक इसमें है, देख लीजिए थर्ड का एक इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको काट दो, इसमें भी है, ठीक है। अब यहाँ पे पोला और हरेली आता है। देखो हरेली क्या होता है, उस समय देखना है, हरेली जब नया नया लगता है तो उस समय सावन का महीना चलना चालू होता है, नया नया टाइम चालू हो रहता है ना, ठीक है। तो हरेली सावन का महीना चालू होता है। तो सेकंड का सी किसमें है वो देख लेते हैं, सेकंड का सी इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अब देखिए तो ऐसे ही कैंसिल हो गया था। तो देख लीजिए सेकंड का सी सावन का महीना ये है। पोला का त्यौहार भादो अमावस्या के टाइम होता है, ठीक है। पोला का त्यौहार कब मनाया जाता है, भादो महीना के अमावस्या में पोला का त्यौहार होता है। इसी दिन बैल की पूजा की जाती है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि बैल की पूजा कब की जाती है, तो पोला के भादो अमावस्या को किया जाता है। गोचा पर्व जो है आषाढ़ महीना में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देख लेते हैं आमाखाई पर्व के बारे में, क्या होता है आमाखाई, ठीक है। आमाखाई पर्व जो है कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं, तो 53 का सी, ये परजा और धुरवा जनजाति के लोग जो है आमाखाई पर्व मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस नृत्य के अवसर पर सेमल स्तंभ स्थापित, देखो न्यू क्वेश्चन है ये, सेमल स्तंभ। हमको अभी तक ये पूछा जाता था कई कई क्वेश्चन में कि नृत्य के बारे में कि कौन से मेला के दौरान जो है बहुत बड़ा वो होता है, ठीक है। तो इसमें किस नृत्य के अवसर पर सेमल स्तंभ स्थापित किए जाते हैं, तो 54 का सी, ये डंडारी नृत्य के अवसर पर सेमल स्तंभ स्थापित किया जाता है। पहाड़ी कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो पहाड़ी कोरबा जनजाति जो है विवाह के अवसर पर कौन से नृत्य करते हैं, दमनच नृत्य, जिसको भयानक नृत्य भी कहा जाता है। 55 का डी इज करेक्ट। संत समागम मेला कब लगता है, संत समागम मेला कब लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि आपको इसके बारे में बताना है कि संत समागम का मेला जो है वो हमको यहाँ पे बताना है असत्य कथन की इसमें से कौन सा गलत है संत समागम मेला का। 56 का बी जो है गलत है। सबसे पहले संत समागम का मेला यह कबीर पंथियों का महत्वपूर्ण आयोजन स्थल होता है और यह दामाखेड़ा में आयोजित किया जाता है और यह प्रतिवर्ष माघ शुक्ल के सप्तमी से पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है, ठीक है। यह सतनामी, देखो कई बार क्या होता है संत लिखा है तो हम समझ जाते हैं कि सतनामी संप्रदाय से होगा, बट ये सतनामी संप्रदाय से नहीं है, ठीक है। यह है कबीर पंथियों का महत्वपूर्ण आयोजन स्थल है। नेक्स्ट देख लेते हैं भोरामदेव मंदिर के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि 57 का क्या सही होगा। देखो भोरामदेव मंदिर सबसे पहले हमको पता है कि कबीरधाम जिला कवर्धा जिले में स्थित है। यह नागर शैली से निर्मित है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो की भी संज्ञा दी गई थी और मंदिर के बाह्य दीवार पर मिथुन मूर्तियां अंकित है और इसका निर्माण 1089 ईस्वी में फनिश नागवंश के काल के समय में हुआ था। तो 57 का डी इज करेक्ट आंसर। सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं मल्हार के प्रसिद्ध डिंडेश्वरी देवी की मूर्ति स्थित है, किससे बना हुआ है, तो 58 का सी, ये काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। 1935 में ये बार बार पूछ ही जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर में प्रकाशित पत्रिका
उत्थान। अब देखो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, जितने भी प्रकाशित हुए हैं पत्रिका उसके संपादक कौन है उससे आपको रिलेटेड इससे मिलेगा। तो 1935 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए रायपुर में प्रकाशित पत्रिका उत्थान के संपादक कौन थे? ए सुंदरलाल त्रिपाठी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल के सहयोगी कौन थे? अब आपको ये सबको पता था कि सरस्वती पुस्तकालय तो राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल ने किया, लेकिन इसके साथ सहयोगी कौन कौन थे ये जानना जरूरी है। अब डेप्थ में क्वेश्चन बनेगा। इसके सहयोगी थे राजू लाल शर्मा, छविराम चौबे और सीताराम साव। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ये नहीं, गलत है। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। अगर आपको इतने में से कुछ भी याद नहीं आता तो देखो, हम जो है गड़िया महोत्सव कांकेर जिला में लगता है, गड़िया महोत्सव। तो थर्ड का देख लीजिए किस में है, थर्ड का डी किस में है थर्ड का डी देख लीजिए, डी है क्या इसमें? नहीं है, काट दो। अब तीनों में है डी। गड़िया महोत्सव जो है कांकेर जिला में लगता है, भानु प्रतापपुर के पास में है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन और बनाना है। अब कैसे बनेगा कि मैंने थर्ड का तो डी डाल दिया। लोकमड़ई कहाँ लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकमड़ई जो है वो, ये जो लोकमड़ई है वो लगता है राजनांदगांव में। ठीक है, लोकमड़ई कहाँ लगता है? राजनांदगांव में। तो दो तो ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद जो करिया धुरवा मेला लगता है आपका महासमुंद में, और ये डोंगा पथरा मेला लगता है धमतरी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बीज पुटनी पर्व, देखिए बहुत अब डेप्थ से पर्वों को पूछ रहा है। बीज पुटनी पर्व क्या होता है? बीज पुटनी पर्व, तो 62 का ए इज करेक्ट। चैत्र माह में बीज पुटनी पर्व मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी लोक गाथा में वर्णित अहिमन रानी पत्नी थी किसकी? अहिमन रानी। 63 का करेक्ट आंसर होगा सी, ये राजा वीर सिंह की पत्नी थी। किसकी? राजा वीर सिंह की पत्नी का नाम था अहिमन रानी। ठीक है, संत गुरु घासीदास के निर्वाण के पश्चात संत नाम पंथ के गुरु कौन थे? तो उसके गुरु थे बालक दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरम गीत कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? बांस गीत, पंथी गीत। देखो बांस गीत में तो पता है कि राउत जनजाति के लोग करते हैं, तो ऐसी हो गया। पंथी गीत सतनामी का है, बीरम गीत देवार जनजाति का। तो 65 का करेक्ट आंसर इज ए, अपने आप में ये सुमेलित है। निम्नलिखित पंक्तियां इस रचनाकार की है, किसकी रचना है? पर्रो ऊपर जाके ऐसे बादर घिस ले खेले, जैसे कल्लू बारबती शंकर ढम ढेम ढपले। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो 66 का बी इज करेक्ट, श्यामलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्य विकास प्रकाशित हुआ था 1969 में, याद रखना है इसको। 1979 में नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास प्रकाशित होता। बस्तर के अनुसूचित जनजातियों में पारद क्या है? पारद का मतलब क्या होता है? ये पारद का मतलब होता है शिकार को बोलते हैं अनुसूचित जनजातियों में। ट्राइबल इको, देखा अब जितने भी पुस्तक आए हुए हैं, चाहे वेरियल एल्विन ने कौन कौन सी पुस्तक, दयाशंकर ने, जितने भी, सबको याद रखना है कि ट्राइबल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन थे? दयाशंकर नाग। चलिए मैं इसी के साथ थोड़ा सा जल्दी से कुछ बता देता हूँ कि वेरियल एल्विन ने कौन कौन सी पुस्तक, आपको पता चल गया कि ट्राइबल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक दयाशंकर नाग थे। अब हमको बताना है वेरियल एल्विन ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, वो बता देता हूँ। इन्होंने सबसे पहले पुस्तक लिखी द मूरिया एंड देयर घोटुल, द गौर, द अगरिया, द बैगास। इतने सारे इन्होंने वेरियल एल्विन ने पुस्तक लिखी है। ठीक है, उसके बाद में हमको श्यामाचरण दुबे का, तो देखो श्यामाचरण दुबे जो थे उन्होंने द कमान नामक पुस्तक लिखी थी। दयाशंकर का तो हमको पता चला कि द ट्राइबल इकोनॉमिक बैगाओं पर आधारित ये पुस्तक थी। ठीक है, और बाकी का तो नहीं है, इतना ही आपको याद रखना। और बहुत सारे जैसे एस.सी. रॉय है, एस.सी. रॉय ने क्या पुस्तक लिखी? द विरोह नामक पुस्तक लिखी थी। और जॉर्ज ग्रेयर्सन ने द मारिया गॉड्स ऑफ बस्तर के लेखक हैं। टी.बी. नायक ने द भील नामक पुस्तक, द अबूझ मारियस, ये सब बहुत सारे पुस्तक जो है लिखी थी। और बाकी आगे आएगा तो बताते जाता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कल्याण दास किस नृत्य से संबंधित है। तो कल्याण दास जो है वो कथक नृत्य से संबंधित है। पूछा जाता है कि कल्याण साय का किस नृत्य से संबंध है? तो कथक से। पंडवानी से जुड़े प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? 71। झाड़ूराम देवागन तो है, रितु वर्मा भी है, भैयालाल हेड़ाऊ नहीं, तीजन बाई है, पुनाराम निषाद है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। रायगढ़ जिले के धातु मूर्ति कला किस नाम से जानी जाती है? भाई रायगढ़ का क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा था। रायगढ़ के झाड़ा सिरा बोलते हैं ना, वही है झाड़ा सिरा।
तो 72 का ए इज करेक्ट। सिरपुर के बौद्ध विहारों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? ये तो बहुत ईजी है, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। ये सिरपुर में जो बौद्ध विहारों का निर्माण जो है सोमवंशियों के द्वारा किया गया था। ये एक छूट गया है डी, इधर शायद क्रॉप का नाम गड़बड़ हो गया था, सोमवंशी के द्वारा। ठीक है, सिरपुर के बौद्ध विहारों का निर्माण सोमवंशी के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भांड देऊ मंदिर किस धर्म से संबंधित है? भांड देउल ये संबंधित है 74 का ए, जैन से संबंधित है भांड देउल मंदिर। ठीक है, 75 देख लेते हैं, देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ पे है? ये तो बहुत इजी है, आपने देखा होगा मैथ में जब पढ़ते हैं तो उसमें। ये तालागांव के मंदिर के पास में, जहाँ पे रुद्र शिव की प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं पंचायती राज से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के विचार में करने हैं। ठीक है, 76 का बी इज करेक्ट। यह 24 अप्रैल 1992 को लागू हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान करती है। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% का किया गया है। अनुसूचित जनजाति और जनजाति को 50%, ये गलत है। महिलाओं में 50% का आरक्षण का प्रावधान तो है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है 76 का बी आंसर लिया है। तो क्या सही है, आप इसका कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हिसाब से थर्ड भी सही है, क्योंकि पंचायत में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण तो किया गया है। ठीक है, अब जो भी इसका आंसर लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है? तो 70 का करेक्ट आंसर इज बी, मस्तूरी और नवागढ़, ये दोनों जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है। 5वीं विधानसभा में निम्नलिखित विधानसभा से महिला विधायक नहीं है। तो 78 का डी, कुरुद से कोई भी महिला विधायक नहीं है। छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में सांसद कौन नहीं है? याद रखने कौन सांसद नहीं है। देखिए देख लेते हैं कौन कौन नहीं है इसमें। सरोज पांडे है, फूलो देवी भी है, राजीव शुक्ला, छाया वर्मा नहीं है राज्यसभा में सांसद। तो 79 का सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखना है कि लोकसभा क्षेत्र और उसके विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो 80 का ए इज करेक्ट। कांकेर का विधानसभा क्षेत्र आता है आपका गुंडरदेही। कोरबा का आता है मरवाही विधानसभा क्षेत्र, ये लोकसभा क्षेत्र और ये विधानसभा। राजनांदगांव का आता है पंडरिया और महासमुंद का आता है राजिम। आरक्षित लोकसभा क्षेत्रों में शामिल नहीं है। तो 81 का ए इज करेक्ट। रायगढ़ बद जो है लोकसभा के लिए अनारक्षित लोकसभा क्षेत्रों में शामिल नहीं है रायगढ़ बस। ठीक है, अब देख लेते हैं नगर निगम के पार्षदों के विषय में क्या क्वेश्चन बनता है। पार्षद का चुनाव वार्ड के मतदाता द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, हम पार्षद को जो है डायरेक्टली हम वोट देते हैं। ठीक है, हमको क्या बताना है, सही को बताना है ना। तो 82 के बारे में बताना है। पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पार्षदों का शपथ चुनाव प्रकाशन के 15 दिन पश्चात बुलाई गई प्रथम बैठक में नगर निगम आयोग द्वारा होता है। पार्षदों का शपथ, तो इसका करेक्ट आंसर 82 का करेक्ट आंसर इज डी, 1, 4 और 6। ठीक है, पार्षद नगर निगम के सभापति का चुनाव करते हैं। सभी जो है पार्षद आपस में मिलकर क्या करते हैं, सभापति का चुनाव करते हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष PIC परिषद के विषय में सही नहीं है। तो 83 का डी, ये सभी गलत है, एक भी सही नहीं है। पंचायत राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता? बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार जो है इसको क्वेश्चन बनता ही है कि हम किसको रिकॉल नहीं कर सकते। जिला पंचायत के सदस्य को रिकॉल नहीं किया जा सकता, जनपद पंचायत के अध्यक्ष को नहीं किया जा सकता और ग्राम पंचायत के उप सरपंच को। बाकी ग्राम पंचायत के सरपंच को रिकॉल कर सकते हैं, उसके पंच को भी कर सकते हैं और उप सरपंच से संबंधित वार्ड के पंच को भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नगर पंचायत की गणपूर्ति कैसे की जाती है? तो 85 का डी इज करेक्ट। टोटल पार्षद जितने होते हैं, पार्षदों की कुल संख्या का 1/3 से ही गणपूर्ति होती है। नगर पालिका के प्रत्येक निर्वाचन पार्षद किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं, प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करते हैं? तो 86 में भी अनुभावी दंडाधिकारी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनमें से कौन दोहरी भूमिका में नहीं होते हैं? कौन दोहरी भूमिका में नहीं होते हैं? तो 87 का सी। भाई पंच सरपंच होता है वो भी दोहरी भूमिका में नहीं होते हैं। जनपद का सदस्य भी नहीं हो सकते। नगर निगम का पार्षद भी नहीं हो सकता, नगर पालिका का पार्षद भी नहीं हो सकता, ना ही सरपंच, ये दोहरी भूमिका में नहीं हो सकते। अब देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पंचायत की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये है, ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं जिससे पंचायत की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ए इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमको ग्राम सभा के बारे में सही नहीं को बताना है। यहां से क्वेश्चन बार बार बनता ही, अच्छे से देख लेते हैं इसको। 89 का सी, हमको ग्राम सभा के बारे में सही नहीं को बताना है। ठीक है, क्या सही नहीं है? सबसे पहले देखते हैं कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में ग्राम सभा आयोजित की जाती है, सही है ये तो। प्रत्येक 2 माह में ग्राम सभा नहीं, प्रत्येक 3 माह में क्या करना, ग्राम सभा में आयोजन करना जरूरी होता है, ग्राम सभा का आयोजन किया जाना चाहिए। तो ये तो गलत है। प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा का आयोजन किया जाना ठीक है ये। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति 1/10वां हिस्सा होगी। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए, तो हमको सही नहीं को बताना है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही होगा। तो ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति 1/10वां, 100 लोग हैं तो उसमें से 10वां हिस्सा करते हैं तो 10 लोग होना चाहिए। 10 में 1/3 महिला का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष किस प्रकार निर्वाचित होते हैं? तो 90 का करेक्ट आंसर डी, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और होता है जिला पंचायत के निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों द्वारा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या बताइए। लोकसभा के लिए रिजर्व किया गया है तो 91 का बी, 4 और 1। ठीक है। विधानसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, 92 का डी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जो कि उपाध्यक्ष से संबंधित नहीं। बाकी ये करंट में तो यही बने थे, अभी बनवाली लाल, मनोज मंडावी, ये ठीक है संदर्भ में। अब यहाँ पे जो प्रथम विधानसभा के पदाधिकारी को बताना है, 93 का बी आंसर इज करेक्ट। नेता प्रतिपक्ष में कौन है? नंद कुमार साय थे। ठीक है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे। उपाध्यक्ष हैं कौन? धर्मजीत सिंह। और प्रोटेम स्पीकर महेंद्र बहादुर सिंह। ये प्रथम विधानसभा के अधिकारियों की बात हो रही है। ग्राम पंचायत के कितने सरपंच 1 वर्ष की अवधि हेतु संबंधित जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं? तो 94 का डी, 50%। छत्तीसगढ़ के लोकसभा क्षेत्र शामिल नहीं है, लोकसभा के लिए शामिल नहीं, तो 95 का बी, सारंगगढ़ जो है नहीं है लोकसभा में शामिल। 5वीं विधानसभा के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, तो 96 का ए। अभी तो सिर्फ कौन है, इतने थोड़ी आएंगे, एक ही बनता है ना। तो नारायण चंदेल जो है प्रतिपक्ष नेता है। राज्यसभा सदस्य किसके पदेन सदस्य नहीं हो सकते? राज्यसभा सदस्य किसके पदेन सदस्य नहीं हो सकते? तो 97 का सी, ग्राम सभा के नहीं हो सकते, ना ग्राम पंचायत के, ना जनपद पंचायत के। राज्यसभा के सदस्य सिर्फ जिला पंचायत के हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17वीं लोकसभा में निम्नलिखित लोकसभा क्षेत्रों से महिला सांसद के विषय में सही है, तो 98 का ए, बिलासपुर से नहीं है। जनपद पंचायत के संदर्भ में बताना है, 99 का डी, ये कथन सही नहीं है। 100 का देख लेते हैं। अब यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको वार्ड को बताना है, तो 100 का ए, सही नहीं को बताना। देखो ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 वार्ड होते ही हैं, जनपद पंचायत में अधिकतम 30 वार्ड, गलत है। जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 वार्ड होते हैं, ग्राम पंचायत में अधिकतम 10 वार्ड, ये गलत है। 10 वार्ड नहीं, 10 से 15 वार्ड होना चाहिए, 25 नहीं। तो हमको बताना है गलत को। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। जितने भी और टेस्ट हो रहे हैं उसका मैं इसी तरह बताते रहूँगा।